रीना जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ में। बहुत बहुत बधाई। रीना जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपके क्षेत्र से होगा। आप नालंदा जिले से एमएलसी हैं, तो आपके क्षेत्र की अभी सबसे बड़ी समस्याएं आपकी नज़र में क्या है? देखिए, मैं नालंदा से चुनाव दूसरी बार, मेरा ये दूसरा बार टर्म है और मैं जनप्रतिनिधियों के वोट से चुन करके आती हूँ, जिसमें प्रमुख रूप से मुखिया, जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद की सदस्य, साथ ही अध्यक्ष, साथ ही मेयर, उपमेयर नगर निगम के, और जितने भी हमारे नए भी नगर परिषद हुए हैं तो उसके भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन लोगों का वोट मिलता है। साथ ही हमें एमपी और एमएलए का भी वोट मिलता है। बेसिकली कहने का मतलब है कि सभी जनप्रतिनिधियों के ही वोट से मैं चुनाव जीत करके आती हूँ। तो मेरी समझ से जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो साक्षरता का मुद्दा है, जो मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा अभी मैं समझती हूँ कि पूरे बिहार में, सिर्फ मेरे ही क्षेत्र में नहीं, पूरे बिहार में, और ख़ास करके जो दलित वर्ग है या जो एक निम्न वर्ग है, उन लोगों के वर्गों में देखने के लिए मिलता है कि साक्षरता की वजह से जो योजनाएं हैं और जिन योजनाओं को सुनिश्चित हमारी सरकार कर रही है कि इसकी वजह से उनको लाभ मिले और पिछड़े वर्ग जो है वो आगे बढ़ करके आए, तो कहीं ना कहीं मुझे ये कमी दिखाई पड़ती है कि साक्षरता पूर्ण नहीं होने की वजह से उन्हें सही योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, और जो बिचौलिए होते हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं, और जो निम्न वर्ग है या दलित वर्ग है वो इस प्रताड़ना में पड़ता है और उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता। कौन है ये बिचौलिए, बीच के कौन है ये लोग जो इसका मतलब पहुंचने नहीं देते हैं? देखिए, ये बिचौलिए कोई बाहर से नहीं आते हैं। बिचौलिए हमारे ही समाज के लोग हैं जो हमारे ही बीच में रहते हैं, हमारे मोहल्ले में रहते हैं, हमारे ज़िले में रहते हैं, हमारे राज्य में रहते हैं, पर कहीं ना कहीं वो अपने स्वार्थ से वशीभूत हैं और अपने स्वार्थ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हो सकता है आपके ही परिवार का कोई बेटा होगा, आप ही के परिवार का कोई पति होगा, या आप ही के परिवार के कोई चाचा ताऊ होंगे जो ऐसे काम करते हैं। मैं समझती हूँ कि समाज में एक नैतिकता का जो पतन होता जा रहा है धीरे धीरे, जो परिवार में लोगों के बीच में जो है जो दूरियां आ रही हैं, जिसका सबसे बड़ा मैं समझती हूँ कि फ़ोन ही है, जो सोशल मीडिया है, जो आजकल फ़ोन है, जो लोग जिसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। परिवार में आजकल एकता की कमी हो जा रही है, छोटी छोटी बातों पे लोग चिढ़ जाते हैं, छोटी छोटी मुद्दों पे जो है कि लोग आपस में भिड़ जाते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, मर्डर हो जाते हैं। तो मैं समझती हूँ ये बेसिकली नैतिकता का जो पतन हो रहा है, परिवार में एकता का जो पतन हो रहा है, सामूहिक विचारधारा का जो पतन हो रहा है, उसकी वजह से ही इसका जो है कि प्रभाव पूरे समाज में देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक सचेतक के रूप में सदन में आपकी क्या भूमिका रहती है? देखिए, सचेतक का अर्थ होता है सचेत करना, और विधान परिषद में सचेतक एक मुख्य सचेतक होते हैं, और हमारे यहाँ गठबंधन है तो हमारे यहाँ एक उप मुख्य सचेतक भी होते हैं, और साथ में 2 सचेतक होते हैं जो उनके काम में हाथ बटाने का काम करते हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे एक क्लासरूम में कोई बच्चा जो है मॉनिटर का जो काम करता है, सेम उसी रूप में सचेतक का काम मैं मॉनिटर के रूप में करने का काम करती हूँ, जिसमें हमारे शिक्षक आज क्या पढ़ा रहे हैं, शिक्षक आ रहे हैं तो बच्चों को सचेत करना कि सर आ रहे हैं, अब साइलेंट हो जाओ, आपको आज क्लास है, आपको क्लास में रहना है, उपस्थिति आपकी अनिवार्य है। तो ऐसे सारे मुद्दों पर और सरकार कैसे चले, और सरकार में जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं उनकी भूमिका पर्याप्त रूप से रहे, जो विधेयक आ रहे हैं उन विधेयकों को पारित होने में कहीं कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो, कहीं विपक्ष जो है आपको जो है प्रताड़ित करने का कोई काम ना करे, कोई प्रयोजन ना कर सके, उनको भी समायोजन में ले करके चलना, और एक तरह से समझिए कि उनकी जो सदस्यता है, उनके जो नंबर्स हैं, उनके जो आंकड़े हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में बनाए रखना, और सरकार को चलाना, और सरकार के कार्यों को चलाना, और सरकार के द्वारा जो विधायी कार्य हैं उनको संपूर्णता देने के लिए सचेतक की भूमिका होती है। अच्छा, आप खुद भी एक महिला हैं और महिलाओं के लिए आप हमेशा आगे मतलब बढ़ती नज़र आई हैं, तो महिला सशक्तिकरण के लिए आपने अभी तक क्या क्या कदम उठाए? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जो हमारी सरकार है, जो माननीय नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, उस सरकार में जो महिला वर्ग है उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया है, उनके सशक्तिकरण को लेकर के बहुत सारे कार्य किए गए हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने महिलाओं के लिए बहुत कार्य किए हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने बहुत कार्य किए हैं। अब आप मेरे द्वारा अगर सुनना चाहती हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह से हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने पंचायतों में 50% का आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया, जिसमें महिलाएं जो है मुखिया, जनप्रतिनिधि, जिला परिषद की सदस्य के रूप में, वार्ड सदस्य के रूप में, पंचायत समिति सदस्य के रूप में, नगर निगम के मेयर और उप मेयर के रूप में, नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में वो प्रखर रूप से आई। सरपंच तक महिलाएं बनाई गई, और महिलाओं का रोल जो है दिखने लगा।
जहाँ पे हम महिलाओं को सिर्फ उनके पिता के नाम से, पति के नाम से, उनके बच्चों के नाम से जानते थे, आज वो महिलाएं अपने नाम से जाने जाती हैं। मैं अपना ही उदाहरण देने का काम करूँगी कि जब मेरी शादी जो है, जब पटना से चल करके मैं नालंदा में गई और मेरी शादी हुई राजू यादव जी से, तो मुझे जब कोई संबोधित करता था तो 2 शब्द कहता था, या तो नेताइन जी, या फिर मेरा बेटा था उसका नाम पेटनेम सुब्बू था तो सुब्बू की मम्मी। इन 2 शब्दों से मुझे बुलाया जाता था। लेकिन आज मुझे रीना देवी या फिर रीना यादव के नाम से लोग संबोधित करते हैं। आज मैं सिर्फ राजू यादव के नाम से नहीं जाने जाती हूँ, आज मैं रीना यादव के नाम से जाने जाती हूँ। एक समय था जब मैं एमए कर करके बैठी हुई थी घर में, तो मैं सोचती थी कि मेरे इस पढ़ाई लिखाई का क्या काम है, मेरे इस पढ़ाई लिखाई का क्या औचित्य है जी। मैं घर में तो आखिर रोटी ही बेल रही हूँ, सब्जी ही पका रही हूँ। और उस समय पलटा और किसी कारणवश राजू जी का जो है नॉमिनेशन रद्द हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पूरा सहयोग किया और उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी को तुम चुनाव में आगे बढ़ाओ, और उन्होंने मुझे नॉमिनेशन करवाया और आज मैं एमएलसी के रूप में आपके सामने उपस्थित हूँ। लेकिन मेरी जो ये जो आज जो उपस्थिति है, ये उपस्थिति अगर नहीं हो पाती, अगर मुझे मौका नहीं मिलता, बिल्कुल, और इस मौके पे मैंने चौका लगाने का काम किया, मैंने अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाई, मैंने अपनी बातों से लोगों को सम्मोहित करने का काम किया, मेरी बातें लोगों तक जाती हैं, उनके दिल तक जाती हैं, मैं लोगों की बातों को प्रमुखता से रखने का काम करती हूँ, जो कि मेरा कार्यशैली है। और इसकी वजह से मुझे दूसरी बार जो है ये अपॉर्चुनिटी मिली कि दूसरी बार भी मेरे पति ने भी खुद कहा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, आप ही चुनाव लड़िए इसको, और माननीय नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि ठीक है रीना को ही चुनाव लड़ने दिया जाए। तो मैं समझती हूँ कि मौका देना जो होता है वो बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौका देने का काम किया हमारी महिलाओं को। आज इसीलिए मुखिया बन करके और जिला परिषद बन करके आज आपको समाज में दिखाई पड़ रही हैं। जी बिल्कुल। दूसरी जगह मैं बताना चाहती हूँ कि 35% का आरक्षण उन्होंने सरकारी रोजगारों में देने का काम किया। आज हमारी बहुत सारी बेटियाँ पढ़ लिख करके घर में रहती हैं, उनको सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण। आप देख रहे होंगे कि आज हमारी बहुत सारी बेटियां पुलिस की वर्दी में घूमती हैं, कहीं कहीं जो है वो सड़कों पे दिखाई पड़ती हैं, वो यातायात को सुविधापूर्ण चलाने में सहयोग करती हैं, कहीं पे वो हम लोग को सहयोग करती हैं, हमारी उपस्थिति को बरकरार रखने के लिए, हमें सबलता प्रदान करने के लिए वो हमारी सिक्योरिटी को देखने का काम करती हैं। तो हमारी बेटियाँ भी जो है प्रखर रूप से आगे बढ़ रही हैं। और इसके अलावा 50% आरक्षण तो उन्होंने शिक्षकों में देने का काम किया है, जिसमें बहुत सारी हमारी महिला बेटियां जो हैं वो प्रखंडों में, जिलों में आज टीचर के रूप में दिखाई पड़ती हैं, आंगनबाड़ी में हो गया, या फिर जीविका के रूप में। जो सबसे बड़ी बात है, जो महिलाएं जो गरीब थी, गुरबा थी, जिनके घर में छत नहीं था या पति से सहयोग नहीं मिलता था, जिनके बेटे नहीं कमाते थे, उनको जीविका के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनको जोड़ा गया। और आज वो भी महिलाएं जो है घर में काम कर रही हैं, परिवार में सहयोग कर रही हैं, और आज एक सुंदर व्यवस्था के साथ वो घर से बाहर निकलती हैं और सरकार के बहुत सारे योजनाओं में जो है कि अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही हैं। बिल्कुल रीना जी, हमारा देश जो है वो पुरुष प्रधान देश रहा है। इस बीच में अपना नाम बनाना एक महिला के लिए बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन क्या सिर्फ रीना देवी जी ही निकलकर सामने आई हैं या फिर ये अन्य महिलाओं के लिए भी है? आपके नालंदा जिले में क्या महिलाओं की स्थिति है? देखिए, यही बात मैं कह रही थी कि सिर्फ एक इंदिरा गांधी, एक कल्पना चावला, एक रीना देवी से काम नहीं चलता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण के माध्यम से बहुत सारी महिलाओं को बाहर निकलने का काम दिया है, और आज इसी वजह से आज हम लोग महिलाओं को उनके नाम से जानी जाती हैं, और आज अपने अपने क्षेत्र में वो अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। आज आपको बताएं कि इस क्षेत्र में एक रिंकू देवी है जो बहुत अच्छा ये क्या बोलते हैं उसको, खेती के रूप में जो है वो जो हम लोग खाते हैं वाइट कलर का क्या होता है, मशरूम की खेती कर रही हैं, उसमें अपना नाम अव्वल कर रही हैं, उनको पुरस्कार भी मिल रहा है। हमारे यहाँ जो बहुत सारी ऐसी मुखिया हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा योजनाएं ला करके, अच्छी योजनाओं को वो नालियाँ बना करके, सड़कें बना करके उनका भी नाम हो रहा है, आज वो भी सम्मानित हो रही हैं। तो मैं समझती हूँ बहुत सारी बेटियाँ हमारी पुलिस में, डीएसपी में, एसपी में, दरोगा में, बहुत सारी बहालियों में जा करके अपनी पूर्णता को जीवित कर रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि अपनी बहुत सारी बेटियाँ, बहुत सारी महिलाएं जो है अपने नाम से जाने जा रही हैं, जो कि पहले नहीं होता था। आज सिर्फ एक रीना देवी नहीं है, आज बहुत सारी देवियां हैं जो हमारे क्षेत्र में दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, आपने अभी अपने पति राजू यादव जी की चर्चा की, तो क्या वो इस बार जो चुनाव विधानसभा का जो वो लड़ने जा रहे हैं, उनका क्षेत्र हिलसा है ना? तो क्या क्या तैयारियां हुई हैं? क्या पूरे बढ़ चढ़ के उनको सपोर्ट दे रही हैं? क्या क्या तैयारियां हुई हैं? देखिए, राजू जी का 20 साल का ये पूरा कार्यकाल है जिसमें वो शुरू से ही राजनीति में ही लगे रहे।
2003 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था एमएनसी का, जो वो हार गए 35 वोट से। और उसके बाद 2005 में वो हिलसा से चुनाव लड़े, जिसमें वो 30,000 वोट लेकर के, और 3400 वोट राजद को आया था। उस समय वो एलजेपी से चुनाव लड़ रहे थे। 2009 में वो चुनाव एमएलसी का फिर से चुनाव लड़े, जिसमें वो चुनाव जीत करके आए। और नीतीश जी के घर में एलजेपी से चुनाव जीत करके आना उस समय एक बहुत बड़ी बात होती थी। और उसके बाद वो 2009 के बाद जब 2015 में चुनाव होना था, तो उनका, मैंने कहा आपको कि उनका नॉमिनेशन रद्द हुआ, तो उस विषय में मुझे आगे आकर के जो है एमएलसी का चुनाव लड़ना पड़ा। और उसके बाद से 2 बार से मैं ही चुनाव लड़ रही हूँ। बीच में 2 बार चुनाव लड़ने का मौका मिला था, लेकिन उस समय महागठबंधन का साथ हमारी सरकार की गठबंधन हुआ था, महागठबंधन बनी थी, जिसमें जो है वो जो सीट था वो राजद को खाते में चला गया, जिसकी वजह से वहाँ पे उस समय चुनाव नहीं लड़ पाए। और दूसरी बार जो है कि चुनाव लड़ने की एक और वजह थी, जो मैं नहीं समझती कि इस पटल पे मुझे रखने की आवश्यकता है, लेकिन इस पर वो फिर से जो है वो मन बना रहे हैं और चाह रहे हैं कि जो हमारे नेतृत्व है उनको एक बार फिर से उनको मौका दे और आगे चल करके हिलसा में उनको टिकट देने का काम करे, ताकि वो चुनाव जीतें और पार्टी को मजबूत बनाने में अपना सहयोग करें। रीना जी, आपने कई बार आप अपनी बातें बुलंद के साथ रखती हैं, तो कई बार आप सदन में भावुक होते हुए भी नजर आई हैं। आपको विपक्ष ने जो एक वर्ड यूज किया था चापलूस, उसके बाद आप भावुक होती हुई नजर आई, जिस पर बहुत बार सवाल भी उठे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या राजनीति में भावना का कोई लेना देना नहीं है? क्या भावुक होना गलत है? देखिए, आपने बहुत सही बात कहा अपराजिता जी कि राजनीति में भावुकता को लोग कमजोर समझ लेते हैं। मैं समझती हूँ कि एक भावुक इंसान ही किसी व्यक्ति के दर्द को समझ सकता है। और महिलाएं तो ऑलरेडी भावुक हैं, सेंसिटिव हैं, और मैं भी उन्हीं में से हूँ। मैं कोई अलग से नहीं आई हूँ, मैं कहीं आसमान से नहीं टपकी हूँ, मैं भी इसी धरती से आई हूँ। और मुझे भी वही इमोशन है जो हमारी महिलाओं के इमोशन हुआ करते हैं। तो मैं नहीं समझती कि भावुकता कोई कमजोरी है। लेकिन विपक्ष के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर वो अपने सरकार का पक्ष रखे, अपने विपक्ष का सरकार का पक्ष रखे, जिस सरकार ने 15 साल तक जो है बिहार को शोषित किया, बिहार के लोगों को शोषित किया, जिसकी वजह से पूरा बिहार जो है नरक में रहा, जिसकी वजह से पूरे देश में बिहार की बदनामी हुई, जहाँ पे लोग बिहारी कहने से अपने आप को हिचकिचाते थे, जहाँ पे लोग अपना सरनेम लगाने से हिचकते थे, जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं हुआ करती थी, जहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, और जहाँ पे बेरोजगारी चरम सीमा पे थी, जहाँ पे पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं थी, जहाँ पे स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं थी, उस पार्टी के और उस पार्टी के नेतृत्व को अगर वो जो है अच्छा कहें और उसको जो है सपोर्ट करे, तो वो चापलूसी नहीं कहलाती है। अगर वहीं पे अगर सत्ता पक्ष की कोई महिला अपने ऐसे नेतृत्व को, जो सरकार जो है बिहार को गट से निकाल करके बाहर लाने का काम करे, बिहार को बिहारी कहने से शर्म नहीं हो, ऐसी व्यवस्था कायम करे, सरकार में सुव्यवस्था लाने का काम करे, भ्रष्टाचार हटाने का काम करे, स्वास्थ्य सेवा बहाल करने का काम करे, स्कूल कॉलेज खुलवाने का काम करे, महिलाओं की जो सामाजिक जो स्थिरता है उसको और बढ़ाने का काम करे, उसकी समानता को बढ़ाने का काम करे, उसको आत्मसंबल बढ़ाने का काम करे, महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए बहुत सारा काम करे। तो ऐसी सरकार की अच्छाइयों को अगर जो है कि कोई महिला अगर कहे या कोई सदस्य अगर कहे, तो उसको वो चापलूसी कहते हैं। अच्छा, और अगर ऐसी बात होती है तो मुझे दुख होता है कि मैंने सही बातों को कहा, आप मुझे चापलूसी कर रहे हैं, और आप गलत चीज़ों को भी अगर जो है कि आप सपोर्ट करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। तो महिलाओं का सदन में क्या स्थिति है? मतलब आप कैसे देखती हैं इस चीज़ों को? क्या उनको मौका दिया जाता है सदन में? निश्चित रूप से सरकार जो है हमारे बिहार में सभी लोगों को समान रूप से अधिकार देती है। और मैं तो ये समझती हूँ कि सरकार हमारे बिहार में जो नेतृत्व चल रहा है, चाहे माननीय सभापति हो या विधानसभा में अध्यक्ष महोदय हो, वो ज़्यादातर महिलाओं को पहले बोलने का हक देते हैं। अब उसमें महिलाओं को और ज़्यादा प्रखर रूप से बोलने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं महिलाएं थोड़ा सा रुक जाती हैं, अपने आप को कंट्रोल कर लेती हैं। तो मैं समझती हूँ कि वो उनमें कमी है या मुझ में कमी हो सकती है कि हम लोग अपनी बातों को प्रखरता से नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ आने वाले समय में इसमें स्थिति में सुधार होगी। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं, अब तो आप देखिए कि
कि सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, नीतीश कुमार के देखा है इसकी अब तो बहुत सारी पार्टियां अपनी महिलाओं को लेकर के आ रही हैं। जी, आप पहले ही देखते थे विधान परिषद में मात्र एक महिला राबड़ी जी हुआ करती थी, आज उनके पार्टी में 3-3 महिलाएं आई हैं। आज उर्मिला ठाकुर हैं, आज शशि यादव हैं, है कि नहीं। आज मुन्नी देवी है जो प्रखर रूप से पुरुषों से ज्यादा वो आवाज दे करके बोलती हैं, बातें करती हैं। महिलाओं को मौका दिया जा रहा है और ये सरकार की सबसे बड़ी सफलता है कि दूसरे पार्टी के लोग भी अब महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं और उनको इस विधानसभा में या विधान परिषद में लाने का काम कर रहे हैं, उनको टिकटें दे रहे हैं या उनको एमएलसी बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है नीतीश कुमार के लिए। तो मैं तो ये समझती हूँ कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल रहा है। अब लोग भी ये समझ रहे हैं कि अगर हम महिलाओं को आगे करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, तो वो भी महिलाओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सा देने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल रीना जी, आपने बिल्कुल सही बोला। और लेकिन एक बात बताइए, सरकार की जो योजनाएं बनती हैं, जो माननीय नीतीश कुमार जी जितनी भी योजनाएं बनाते हैं महिलाओं के भले के लिए हो, चाहे वो रोजगार की हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर हो, क्या वो जन जन तक पहुंच रहा है इजली? आपके क्षेत्र में क्या लोग उससे वाकिफ है? देखिए, मेरा जो क्षेत्र है वो नालंदा क्षेत्र है और नालंदा माननीय नीतीश कुमार जी का क्षेत्र है। और मैं समझती हूँ कि जितनी ज़्यादा प्रखरता और जितना ज़्यादा अनुभव उनके पास है, मैं क्योंकि मुझे ज़्यादा क्षेत्रों का दौरा करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं अपने क्षेत्र में कह सकती हूँ कि मेरी जो महिलाएं हैं, मेरे यहाँ नालंदा में जो महिलाएं हैं या जो मेरे नालंदा में जो लोग हैं, जो जनता है, वो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेती है और बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी लेती है। लेकिन अगर मैं कह सकती हूँ कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो लोग नहीं चाहते हैं कि उनको उन बातों की चर्चा करें, उन योजनाओं का लाभ दिलाएं, ताकि हो सकता है कल को उनका पत्ता साफ हो जाए। उन बातों की वो चर्चा भी नहीं करते हैं और उन योजनाओं का लाभ भी वो लोग नहीं दिलवाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे समस्या ये हो सकती है, बस इससे ज़्यादा समस्या कुछ नहीं है। बाकी हमारे जो ज़िले के जो लोग हैं वो लोग सभी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका लाभ सबको मिल रहा है। जिनके पास जो है कि ज़मीन नहीं है उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पैसे भी मिल रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से सब कुछ हो रहा है। जीविका में आप देखिए, महिलाओं को हम लोग टिफ़िन उनकी जो है उनको जो है हम लोग रसोई से जोड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। महिलाओं को हम लोग जीविका के माध्यम से हम लोग जो बच्चे जो स्कूल में जो पढ़ाई करते हैं बच्चे, उनके जो वस्त्र होते हैं उसको सिलने के लिए उनके लिए सिलाई मशीन देने का काम सरकार जो है जीविका के महिलाओं के साथ कर रही है। और जीविका की महिलाएं अब जो है वो कपड़े बनाएंगी और उससे भी कि उन बच्चों को कपड़े मिलेंगे और उनको भी रोजगार मिलेगा। बहुत सारी ऐसी महिलाओं से मुझे महिला संवाद के दौरान मिलने का मौका मिला, जो महिलाएं, कुछ महिलाएं तो ऐसे 50-60 हज़ार रुपये सरकार उसको लोन दे रही है और उस लोन से वो जो है कस्टमाइज आभूषण बना रही हैं और वो सिर्फ ना अपने घर को चलाने का काम कर रही हैं, बस दूसरे को रोजगार देने का काम कर रही हैं। तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं हमारी सरकार की जो योजनाओं के तहत दी जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ हमारी महिलाएं भी लेने का काम कर रही हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है। जी बिल्कुल रीना जी। और बिहार में एक मुद्दा हमेशा देखने को मिलता है, शराबबंदी। शराबबंदी यहाँ पर है, बावजूद इसके विपक्ष हमलावर होते हुए नजर आता है कि शराब बहुत इजीली घर घर में अवेलेबल है। तो आप इस पर क्या कहेंगी? चलिए, मैं कहीं की नहीं, मैं आपके क्षेत्र की बात करूंगी। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है शराब को लेकर? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि शराबबंदी है और शराबबंदी घर घर में मिल रहा है। मैं तो पहले उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर घर घर में मिल रहा है तो किस घर में मिल रहा है? अगर आपको सोचना है तो आप उसकी सूचना दीजिए। पहला नंबर, आपने सबको ने मिल करके अपने संकल्प लिया था सरकार के साथ कि आप ना पिएंगे और ना पीने देंगे। तो अगर आप पी रहे हैं तो आप दोषी हैं और आप पीने दे रहे हैं तो भी आप दोषी हैं। रही बात मेरे क्षेत्र में कैसा माहौल है, मैं एक महिला हूँ और महिला होने के नाते मुझे इन समस्याओं से हमेशा रूबरू होना पड़ता था। पहले शराबबंदी से पूर्व में जब मैं क्षेत्र में जाती थी, हमारे जो पुरुष जो होते थे वो पी करके हमारे कान के पास आकर के बदबू आती थी, हम लोग को बहुत झेलना पड़ता था। या शाम के समय होता था, हमारे यहाँ कहावत थी कि सूर्यास्त, और हमारे नेता थे उनका नाम लेकर वो मस्त, ठीक है। तो ऐसा होता था कि शाम में 7 बजे का हम लोग फ़ोन नहीं उठाते थे जल्दी, क्योंकि अभी पता है कि सब पी करके अभी हमें जो है कि बातें करेंगे। हाँ, शराबबंदी से पहले। आज की परिस्थिति में मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा शांति है। ठीक है, हो सकता है पी रहे होंगे या पिलाने वाले पी रहे होंगे, लेकिन अभी खुल करके किसी को भी हिम्मत नहीं है कि वो सामने से आकर के कहे कि हम पी रहे हैं और मुझे आकर के तुम कुछ कर लो, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा कोई भी एक बंदा नहीं दिखाई दे पाएगा। आप शादियों के समय में मैं जब चलती थी तो लोग पी करके नाटक किया करते थे, बदमाशी किया करते थे, उलझुल बातें बोला करते थे। आज जो है महिलाएं डरी सहमी नहीं रहती हैं। आज जब शादियां होती हैं, ब्याह होते हैं, तो हमारी जितनी भी महिलाएं हैं वो खुल करके नाचती हैं
अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करती हैं। और ऐसे लोग अगर पिए भी हुए हैं तो वो साइड में रहते हैं, अपने छुप करके रहते हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि पहले के अपेक्षा इन चीज़ों में बहुत बदलाव आया है। हमारी महिलाएं जो घरेलू हिंसा का शिकार होती थी, घरों में प्रताड़ित होती थी, घर में पति जो है सब्जी नहीं लेकर के आते थे, चखना और दारू लेकर के आते थे, पीते थे और पत्नी को मारते थे, बच्चों को मारते थे, पीटते थे। आज उसमें जो है बहुत बदलाव हुआ है। लोग आज घर में सब्जी लेकर के आते हैं, मिठाई लेकर के आते हैं, बच्चे माता पिता के साथ बैठ करके खाना खाते हैं। तो ये आपसी जो सौहार्द है, पारिवारिक जो सौहार्द है, वो बढ़ने का काम हुआ है। माता पिता जो है दारू से ज़्यादा अब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके कपड़ों के लिए सोचते हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि पहले से बहुत बदलाव आया है। फिर भी अगर कोई लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है तो वो बताएं, वो दिखाएं। क्या उनकी जो है समाज में इसकी आवश्यकता नहीं है कि वो भी अपनी भूमिका का निर्वहन करें? रीना जी, आपसे एक आखिरी सवाल होगा रोजगार को लेकर के कि आप और आपकी पार्टी ऐसा क्या करेगी कि लोगों को पलायन नहीं करना पड़े बिहार से और रोजगार उनको यहाँ पे भरपूर मिले? देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगी कि सरकार रोजगार के लिए भी बहुत सारे काम कर रही है। अभी पहले भी आपको हमारी सरकार ने बहुत सारे लोगों को रोजगार देने का काम किया है और आने वाले समय में भी इस तरह के बहुत सारे कार्य और होते रहेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि बिहार से पलायन की जो बातें हमेशा कहते हैं, जब कोरोना हुआ था और कोरोना के बाद हमारे सारे लोग जब आ गए थे लौट करके, तो किसी को प्रेशराइज नहीं किया गया था कि आप जाइए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको जाना है, ज़्यादा की इच्छा है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, तो वो ज़्यादा की इच्छा में जाते हैं बाहर। आज के समय में मैं समझती हूँ कि शहर से ज़्यादा गांव में जो है कि अमन चैन कायम है और सारी सुविधाएं जो है अब मिल रही हैं। चाहे लाइन की सुविधा हो, चाहे सड़कों की सुविधा हो, चाहे वाईफाई की सुविधा हो। आज हमारे शहरों से ज़्यादा सुविधा हमारे गांव में है। आज लोग चाहते हैं कि रहें, लेकिन उसमें से कुछ लोग हैं, अब सभी तो एक समान नहीं सोच सकते हैं। आज हमारी महिलाएं, मैंने पहले भी कहा कि 50% आरक्षण देने के माध्यम से बहुत सारी महिलाएं टीचर बन करके आई हैं। आज वो पढ़ा रही हैं, पुरुष भी पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी बेटियां हमारे पुलिस में बहाल हुई हैं। तो ये सब रोजगार नहीं है, ये सब बेरोजगारी। कैसे इसको बेरोजगारी से जोड़ के देखते हैं? अभी हमारे जो उप मुख्यमंत्री बोलते हैं पूर्व वाले, जो कहते हैं कि हमने इतनी नौकरियां बांटी, वो किनके नेतृत्व में उन्होंने बांटी थी? ये तो हमारे नीतीश कुमार जी का बड़प्पन है ना कि उन्होंने ये मौका उनको देने का काम किया। लेकिन सरकार में ही हुआ ये सब कुछ काम। तो सरकार जो है रोजगार से संबंधित और बेरोजगारी से संबंधित, और सबको बेरोजगारी से दूर किया भी नहीं जा सकता है, सबको रोजगार दिया भी नहीं जा सकता है। आपको पता है हमारे बिहार की आबादी कितनी है और हमारे यहाँ नौकरियाँ कितनी है। कोई भी अगर इस तरह की बातें करता है तो वो सिर्फ दिग्भ्रमित करने का काम करता है। कोई भी, हर एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता है, उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रोजगार को चुनना ही पड़ेगा। जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो रोजगार में जा सकते हैं, वो सरकारी नौकरी में जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरे रोजगारों को भी अपना सकते हैं, उससे भी अपना उनका जीवन यापन हो सकता है। और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, चाहे कृषि का ही क्षेत्र क्यों नहीं हो, बहुत सारे लोग जो है कृषि में भी अब बहुत नाम कमा रहे हैं, है कि नहीं? तो मैं नहीं समझती कि इन सब बातों का कोई मतलब है, लेकिन लोग जो है सिर्फ मुद्दा बनाना चाहते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, ताकि लोग जो है दिग्भ्रमित होकर के। अभी आप कह रहे हैं कि रोजगार और बेरोजगारी, मैं जब प्रशांत किशोर का देख रही थी, बाइट देख रही थी, उनका जो ये हो रहा था, साक्षात्कार हो रहा था, उन्होंने कहा कि मैं 10 साल तक कुछ नहीं करूँगा, मैं 10 साल तक कुछ नहीं करूँगा, कोई समाज का कोई विकास नहीं करूँगा, बिहार का कोई विकास नहीं करूँगा, बस मैं सिर्फ शराबबंदी खोल दूँगा। ये क्या बात है भाई? तो फिर सरकार बनाने के लिए क्यों आप व्याकुल हैं? जब बिहार की जनता को कह रहे हैं कि 10 साल तक मैं बिहार का कोई विकास नहीं कर सकता हूँ, अब 10 साल तक बिहार इंतजार न करे कि मैं कुछ करने वाला हूँ, तो बिहार की जनता आपको वोट क्यों करे? जी बिल्कुल। एक तरफ एक पार्टी कहती है कि भैया हमको जो है कि एक बार मौका दे दो। अरे भाई, जिसके पिताजी को और माताजी को इतनी बार मौका दिया गया, वो कुछ नहीं कर सके, अब ये फिर से एक बार आपको और मौका दे करके फिर से चांस लेना है? मैं तो कहती हूँ कि सरकार जो काम कर रही है, उन काम को देख करके हमारे जनता जो है वो प्रभावित है। अभी इस आने वाले समय में भी बहुत सारे ऐसे नए नए निर्णय लिए गए जिससे जो है लोगों का हित जो है कि सधा है। और मैं समझती हूँ आने वाले समय में फिर से एक बार जो है हमारी जो जनता है, बिहार की जो जनता है, वो माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करने का काम करेगी और फिर से जो है 2025 में फिर से नीतीश के इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल रीना जी, चुनाव नजदीक है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और ये आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसे सत्ता पर बैठाती है। आप हमारे साथ जुड़िए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।